हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका बुंदेला सर। चलिए, तो आज मैं आपको एक नए टॉपिक जो कि 12th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए जरूरी है, और उस टॉपिक का नाम है बायोमोलिक्यूल। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बायोमोलिक्यूल। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन ये है, सर ये बायोमोलिक्यूल जैव अणु होता क्या है, क्या होते हैं ये बायोमोलिक्यूल। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक से। सबसे पहली बात, मैं आपको बायोलॉजी वाला एक टॉपिक वीडियो बना चुका हूं जिसमें बता चुका हूं मैं आपको एक चीज, एक बात बता चुका हूं। कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं सेल। अब भाई कोशिका क्या होती है, तो मैं आपको यह भी परिभाषित कर चुका हूं कि कोशिका का मतलब होता है किसी भी शरीर की या जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और ये आप जानते हैं कि यहाँ पर कोशिका मिलकर के ऊतक और ऊतक मिलकर के अंग मिलकर के अंगतंत्र और अंगतंत्र मिलकर के शरीर यानी बॉडी। तो सीधा सीधा ये पता चल रहा है साहब कि कोशिका ने इस शरीर की संरचना की है, यानी संरचनात्मक। और कोशिका के अंदर ही बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका की अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप जानते हैं, पावर हाउस कहते हैं। उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए ऊर्जा कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, इसलिए कार्यात्मक। तो हम बोल सकते हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। लेकिन इस कोशिका के अंदर ही कुछ अणु पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल। और वो कैसे अणु होते हैं? वो मॉलिक्यूल यानी ऐसे अणु जो जीवों की जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, यानी सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज आल्सो नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी और एनिमल बींग्स। यानी कोई भी एनिमल है या जानवर या जंतु है या मनुष्य है, उसकी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, उन जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जिन अणुओं की आवश्यकता पड़ती है, उन अणुओं को ही हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि सर ये जैविक क्रिया क्या होती है। भाई जैविक अणु तो मैं जैव अणु तो बताने वाला ही हूं कि जैव अणु कौन कौन से होते हैं। जैसे अपन ने बात की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा, लिपिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन। ये जितने भी मैंने आपको यहां पर लिखे हैं, ये सभी के सभी बायोमोलिक्यूल हैं। ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा, लिपिड, हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन, ये सभी बायोमोलिक्यूल हैं। पर बात यह आती है कि सर ये जैविक क्रियाओं के संचालन यानी जैविक क्रिया कौन सी होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है। यानी जितने भी जीवों के अंदर जो साइकिल्स यानी जैविक क्रियाएं चलती हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्रजनन। अगर प्लांट की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण यानी एसिडॉप्सिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, उनके अंदर एसिमिलेशन की बात करें, ठीक है ना। अगर अपन बात करते हैं किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है उसके बारे में बात करें, जीवों के अंदर भी बात करें, जैसे जो भी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है उनके अंदर जो क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, ये सब जैविक क्रिया ही है, बायोलॉजिकल रिएक्शन ही है। तो इन सब जैविक क्रियाओं के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणुओं की आवश्यकता पड़ती है। बिना इनकी जैव अणु की ये रिएक्शन ही संचालित नहीं होंगी, और जो जीव है वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं ये अणु। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वे अणु जो जैविक क्रियाओं की या जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। चलिए, नाम मैं आपको बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा, लिपिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन। अगर आप बात करते हैं
अब सब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन कि सर एक अगर हम जैव अणु को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो एक एक जैव अणु को क्या डिटेल में पढ़ना चाहिए? अगर आपको डीप कंपटीशन की तैयारी करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। चलिए मैं आज आपको बिल्कुल एकदम पहला जैव अणु जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल सी बात, अगर अपन बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। लेकिन ये वाली बात तो ये पुरानी बात हो गई। मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब ये वाली समझ में बात नहीं आई सर, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? मैंने कहा कि रुकिए, पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। उसके बाद आपको फिर मैं ये चीज जो डेफिनेशन है उसको से बताऊंगा, और फिर एग्जांपल के साथ जब आपको इसको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन को क्लियर करूंगा, तो आप भी समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन जान चुके हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो नेचुरली मोनोसेक, अब मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट सुनना अच्छी तरीके से और देखना मेरी बात को अच्छी तरीके से। सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट, और ये जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट को दो चीजों में बांटा, एक शर्करा और एक अशर्करा। शर्करा यानी शुगर और अशर्करा यानी नॉन शुगर। अब शर्करा जो होती है, जिसको शुगर बोलते हैं, वो शुगर दो भाग में डिवाइड होती है। दो भाग में से पहला भाग जो होता है उसका मोनोसेकेराइड और दूसरा भाग होता है ओलिगोसेकेराइड। अब क्वेश्चन यहां पर ये आया कि सर मोनोसेकेराइड क्या होता है और ये सेकेराइड क्या है? मैंने कहा सेकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देयर फार्मूला इज C6H12O6। सर ये तो ग्लूकोज का होता है। मैंने बिल्कुल, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, उसमें एक सेकेरोन आता है, एक इकाई आती है C6H12O6। अब बात आती है सर मोनोसेकेराइड, जिसमें एक C6H12O6 होता है, एक इकाई होती है। तो उसमें अगर अपन फॉर्मूला की बात करें तो मोनोसेकेराइड को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जैसे ग्लूकोज, और कीटोज में फ्रक्टोज आता है। फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली शर्करा, प्राकृतिक शर्करा है, जो कि मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। तो अब बात आई आपकी कार्बोहाइड्रेट को मैंने शुगर और मतलब नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा। शर्करा को मैंने कहा बांटा, जल्दी बताइए। शर्करा को मैंने बांटा, आपको पता है मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को मैंने कहा बांटा फिर से, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज का एग्जांपल ग्लूकोज और कीटोज का एग्जांपल फ्रक्टोज। अब आया ओलिगोसेकेराइड में, और ओलिगोसेकेराइड की अगर अपन बात करें तो ओलिगोसेकेराइड में आते हैं आपके डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड। लेकिन अपन बात करते हैं तीन की, बात बहुत है, डाई, ट्राई, टेट्रा। डाइसेकेराइड के एग्जांपल अगर आपने सुने होंगे, अच्छी तरह सुने होंगे, डाइसेकेराइड में आता है आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज केन शुगर के नाम से जानते हैं आप, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है सुक्रोज। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। माल्टोज जौ में पाई जाने वाली शर्करा है। ये सभी डाइसेकेराइड होते हैं। अब आता है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल होता है रेफिनोज, इसमें तीन सेकेरोन इकाई होती है। टेट्रासेकेराइड स्टेकियोज इसका एग्जांपल, उसमें चार सेकेरोन इकाई होती हैं। तो इस तरीके से आपने डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सभी ओलिगोसेकेराइड में आती हैं। अब बात करते हैं हम सब, सर नॉन शुगर में कौन आता है? मैंने पॉलीसेकेराइड। पॉली मींस बहुत सारे, मैनी, सेवरल्स यूनिट्स ऑफ सेकेरोन्स इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। अब इसमें बात आती है कि सर पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल, मैंने कहा पॉलीसेकेराइड के बहुत सारे एग्जांपल। सबसे पहली बात, आप जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे, उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज, स्टार्च, लिग्निन, काइटिन, इनुलिन, पेक्टिन, गम, दीज आर ऑल पॉलीसेकेराइड्स। ये सभी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, मैंने ये बताया आपको। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप जान, अब मैं बताने वाला हूं कि इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर कार्बन और मतलब ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 और
अगर अपन फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखें C6H12O6, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं? सेम है। ग्लूकोज का फॉर्मूला और फ्रक्टोज का फॉर्मूला दोनों का सेम है, ये दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। लेकिन जैसे हम इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो आप जानते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, CH2OH CH2OH OH H O H OH OH H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H CH2OH OH H OH H नॉर्मली OH H OH H। अगर हम देखेंगे इसमें कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, हो गया 12। यहाँ पर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 हो गया। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो पूरा हो गया 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। समझ गए आप? अब बात आती है सर इसमें क्या बताने वाले थे आप? मैंने कहा भाई यहाँ पर डेफिनेशन बताने वाला था। मैंने बताया था ना फिर कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट है। कैसे? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, इसलिए तो ग्लूकोज को हम एल्डोज शुगर बोलते हैं। एल्डोज इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है, इसलिए तो फ्रक्टोज को हम कीटोज शुगर बोलते हैं। कीटोज शर्करा। अब बात आती है सर यहां पर आपने देखा ये हाइड्रोक्सी OH बहुत सारे जुड़े हुए पॉलीहाइड्रोक्सी, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको पता चल चुका है। तो एक नॉर्मल व्यू आपको मैं बता चुका था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर हम यहां पर नॉर्मल बात करें प्रोटीन क्या होते हैं साहब? प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। एमिनो अम्लों के बहुलक क्या कहलाते हैं? प्रोटीन, यानी पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। अगर अपन प्रोटीन की बात करें, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसका पूरा एक डिटेल पढ़ना होगा। एमिनो अम्ल आप जानते हैं एक कंपाउंड होता है जिसमें एक एमीन ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है, एक एल्काइल मतलब एक आर जिसको बोलते हैं अपन साइड चेन एल्किल ग्रुप वो लगा रहता है, एक हाइड्रोजन लगा रहता है, यानी एमीन ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों उसमें लगे रहते हैं। तो एमिनो अम्ल हो गया। एमिनो अम्ल आप जानते हैं 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं? ऐसे एमिनो अम्ल जो जिनकी हमको भोजन के रूप में बाहर से लेने की आवश्यकता होती है वो आवश्यक एमिनो अम्ल, और अनावश्यक ऐसे एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में ही जिनका निर्माण होता है उनको हम अनावश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं। और इसके आप जानते हैं वसा, लिपिड, लिपिड का मतलब आप जानते ही हैं ऑयल प्लस फैट इज इक्वल टू ऑयल प्लस फैट। ऑयल प्लस फैट को अपन क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। ऑयल प्लस फैट को क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। उसके बाद आप जानते हैं हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। तो ये मैंने अभी नॉर्मल व्यू में आपको थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल को एक्सप्लेन किया, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट के कार्य, इंपोर्टेंस के बारे में अगर अपन बात करें तो आप समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपोर्टेंस है। ग्लूकोज को ही देख लो, ग्लूकोज को सबसे पहले आप क्या करते हैं? मरीजों को आपने देखा होगा ग्लूकोज सबसे पहले देते हैं। ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स है। हम पेड़ पौधों से जो भोजन ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो आपको पता ही है ना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, 6CO2 + 12H2, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन निकल गई। तो जो ग्लूकोज हुआ उसको अपने फूड के रूप में ऑब्टेन कर दिया, और जो फूड यानी भोजन ग्लूकोज ही तो है हमारे लिए, मरीजों के लिए, हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। आप जानते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही तो होता है ग्लूकोज का, तब हमको एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो बिना ये ध्यान रखना, हमको जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है।
प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती, ये ध्यान रखना। एपिनोमो से नहीं, वसा से ऊर्जा मिलती है और किसी भी चीज से ऊर्जा नहीं मिलेगी। और एंजाइम की बात करें, एंजाइम का मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो जितना मैंने अभी कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन किया, इस तरीके से मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। पहले कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर प्रोटीन को, फिर एमिनो अम्ल को, फिर वसा, फिर लिपिड, फिर फैट, और फिर इस तरीके से एंजाइम और विटामिन, इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो जितनी चीज आपको समझ में आई है अच्छी तरीके से समझिए। जो चीज समझ में नहीं आया आप बाकायदा कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।